आदाब मीडिया के सभी दोस्तों को और सभी साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आपको सब मालूम है कि किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि जब हम लोग रिहा हुए मंडे को, पीर को, तो मीडिया की कॉल मुस्तकिल आ रही थी और बार बार वो जानना चाहते थे कि आखिर क्यों तिहाड़ जेल सबको भेजा गया, क्या वजह थी कि 30-30 लोगों को जो AMIM के हैं उनको क्यों भेजा गया। तो इस पर हम बात करेंगे। मैं ये बता दूं कि 3 हिस्सों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम तफसील बयान करेंगे कि कैसे अरेस्टिंग हुई हम लोगों की और क्या हुआ, और सेकंड नंबर पे राजीव रियाज साहब बताएंगे कि तिहाड़ जेल में कैसे वहाँ की क्या सूरत हाल रही, और आखिर में हमारे जो सदर हैं जनाब कलीमुल हफीज साहब, वो कानूनी और लीगल जो प्रोसेस रहा है उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर ये हाउस को ओपन कर दिया जाएगा। आप जो सवाल करना चाहेंगे वो करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जो बीजेपी की तर्जुमान रही, कौमी तर्जुमान प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से गुस्ताखी की हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसके खिलाफ 29 मई 2022 को इसी शाहीन बाग में शिकायत दर्ज कराई गई उनके खिलाफ कि कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग मुस्तकिल जो है वो मुतालबा करते रहे। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो भी मुतालबा करते रहे। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि फिर एक जो दिल्ली बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की, और शायद इसीलिए की क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में चूंकि ये चलन है कि जो जितना मुसलमानों को और अक़लियतों को बुरा भला कहे, सताए, परेशान करे, तो उसकी तरक्की हो जाती है। और ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा था नुपुर शर्मा के लिए कि गोया बड़ी पॉपुलरिटी हो रही है। वो तो नवीन कुमार जिंदल ने सोचा होगा कि हम भी ऐसा ही करें, और वही किया उन्होंने। बहरहाल हमने 4 तारीख को, हमारे सदर साहब नहीं थे लेकिन बार बार इनका फोन आया कि शिकायत दर्ज होनी चाहिए, और फिर हम शाहीन बाग थाने में गए अपनी लीगल टीम के साथ, और वहां पे हमने शिकायत दर्ज की। लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में एक हंगामा खड़ा हो गया, और हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई, जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग जो बाहर रह रहे हैं उन पे घर वापसी की तलवार लटक गई। क्योंकि जो मुस्लिम ममालिक 25-30, जिसमें UAE, ईरान और कतर और इस तरीके से दूसरे ममालिक, वहाँ शॉपिंग मॉल से हिंदुस्तानियों के सामान फेंके जाने लगे। जो सफीर हैं, जो एम्बेसडर्स हिंदुस्तान के हैं, उनको तलब किया गया। तो जब ये तमाम चीजें हुई तो बीजेपी थोड़ी सी बेदार हुई और उसने अपना गुनाह कबूल किया और दोनों पे कार्रवाई की। लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि कानूनी कार्रवाई हो। ये तो पार्टी लेवल पे कार्रवाई हुई थी। फिर हमारे सदर साहब ने कहा कि दरअसल ये जो काम किया गया, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये पहली बार शायद हुआ कि इतने ममालिक को तलब किया गया कि आप बताइए कि क्यों हिंदुस्तान में इस तरीके से हो रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए हमारे सदर साहब ने भी सब तफसील बताएंगे कि UAPA के तहत कार्रवाई हो, और फिर हमने इसकी भी शिकायत दर्ज की। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो इसीलिए हम लोगों ने 9 जून को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल की, जुमेरात को। आज आप सुन रहे होंगे कि तमाम जुमा चुना जाता है, लेकिन हम लोगों ने जुमेरात चुना। ये जुमा या ये सब नहीं है, हम वक्त का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए हमने जुमेरात चुना। और जुमेरात को 11 बजे ये कॉल दी, और वीडियोस मौजूद है। हमने जहां जहां भी अपील की, आप देखिए वहां पे हम लोगों ने बार बार, हमारे सदर साहब ने, कि बहुत ही शांतिपूर्वक, कोई गैर जरूरी नारा नहीं लगाएगा, लेकिन जो हक बात है वो जरूर कही जाएगी, जो हक नारा है वो जरूर लगाया जाएगा।
जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई जाएगी। ये बात हम लोगों ने कही और इसके लिए बाकायदा हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एप्लीकेशन दी कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट से कुछ घंटे पहले यानी रात में हमें करीब 8-9 बजे ये इत्तला दी जाती है कि आपका प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया, आप नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी प्रोटेस्ट में इतनी ज्यादा कॉल, हमारे सदर साहब के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जांच जिसने कॉल न की हो। हमारे पास कॉल आई और तमाम जो हमारे जो एक्टिव वर्कर थे, जो कारकुनान थे, सबके पास कॉल आती रही और सब बार बार यही कह रहे थे क्या परमिशन मिल गई, क्या परमिशन मिल गई, क्या परमिशन। इसका मतलब ये है कि उन्हें परमिशन नहीं देनी थी। तो अगर नहीं देनी थी तो पहले बता देते, लेकिन बिल्कुल 8-9 बजे रात में ये मना किया गया। इसके बाद अब आप समझ लीजिए कि तकरीबन 30 से 40 हजार लोग जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे, क्योंकि मसला जो है वो सियासी नहीं था, मसला अकीदत का था। जिस तरीके से हुजूर की शान में बार बार गुस्ताखी की जा रही थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था कि नहीं हमने सही किया है, तो इसलिए अवाम में बड़ी बेचैनी थी और वो आने के लिए तैयार थे। जो हमें खबरें मिल रही थी बहुत बड़े पैमाने पे, उसको रोकना एक बड़ा काम था। किस तरीके से हमारे सदर रात भर जग के लोगों को रोकना एक बड़ा काम होता है। देखिए, कॉल देना बड़ा आसान है कि आप कह दीजिए था आपके आ जाइए, लेकिन फिर रोकना वो एक मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने, हमारे सदर साहब ने बाकायदा मैसेज किए, लोगों को कन्विंस किया अपने तमाम कि भाई कैंसिल हो गई है, प्रोटेस्ट नहीं होगा। यानी पूरा एक संवैधानिक जो आईनी चाराजोई हो सकती है वो हम लोगों ने किया। और इसके साथ ही हम लोग एसीपी ऑफिस पहुंचे, पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसीपी साहब से मुलाकात की तो वहां ये तय पाया कि साहब जंतर मंतर पर तो हम नहीं करने देंगे, लेकिन अगर आप मेमोरेंडम देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं थाने पे। तो ये हुआ साहब ठीक है हम थाने पे आ जाएंगे। तादाद पहले उन्होंने 4 की, लेकिन हमने कहा 4 कैसे आएंगे, तो फिर कहा 8-10 लोग आ जाइए। और इस तरीके से हम लोगों को 8-10 लोगों को कहा कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आ जाइएगा, 12 बजे आइएगा। हम लोगों ने उसको भी माना और 2 गाड़ियों को बाकायदा पास इशू किया गया। दूसरे दिन हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे पहुंचते हैं। उससे पहले खबरें आ रही थी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि जहां 40-50 हजार लोग जमा होने वाले हों, ऐसे में अगर मान लीजिए 10-20 लोग और पहुंच गए वहां पे, तो बहरहाल हम लोग 12 बजे, जैसा कि हमें कहा गया था, सदर साहब के साथ हम थे, तो हम लोग 12 बजे पहुंचे। तो वहां आप ही लोग, जाहिर है कि जब इतना बड़ा इशू चल रहा है, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, तो मीडिया तो पहुंचेगा। वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे मीडिया पहले से पहुंचा हुआ था। जैसे ही सदर साहब उतरे, उनको मीडिया वालों ने घेर लिया, सवाल पूछने लगे और जैसा कि आमतौर से होता है, सवाल जवाब शुरू हो गया। और हमने ये देखा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना जो है वो उसका गेट बंद कर दिया गया। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पुलिस की गाड़ी आई और हम सबको उठा के ले गई। बिल्कुल जितना बता रहा हूं उतना ही उठा के ले गई। हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी वहां नहीं किया कि साहब क्यों ले जा रहे हैं, क्या भाई ले चलिए। हालांकि हमारा राइट था, हम बार बार ही कह रहे थे कि हमें मेमोरेंडम देने के लिए बुलाया गया, हमें मेमोरेंडम देने जाने दीजिए, दरवाजा तो खोलिए थाने का। लेकिन थाने का दरवाजा खोलने के बजाय बस का दरवाजा खोला गया और हमें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। और ये सब चीजें जो है वो ऑनलाइन है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जो है आप सब वहां मौजूद थे, कई चेहरे हमारे यहाँ जाने पहचाने। फिर हमें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और वहां पे जहां रखा गया, हमें करीब 12-12:15 बजे हम पहुंचे। जहां पे रखा गया उसकी भी सब फुटेज आप लोगों तक पहुंची होगी कि आप देखिए कि हमें वहां जाकर के बंद कर दिया गया। और इस तरीके से कि जो एसी लगे हुए थे, ना वहां पंखा था ना कूलर था, कोई सहूलत नहीं थी। बैठने के लिए भी हम लोगों ने कहा भाई काफी लोग हैं तो कुछ इंतजाम कर दीजिए, तो वो भी कुछ नहीं किया गया। तो वहां पे लोगों ने जमीन पर लोग बैठ गए। और एसी जो लगा होता है उसका जो आउट डोर है वो पीछे था, उसकी वजह जो हीट निकल रही थी। और उस दिन जो टेम्परेचर था वो दिल्ली का वो 45 से ऊपर था। यानी इतने टेम्परेचर में वहां पे रखा गया। और 12 बजे से आप समझ लीजिए कि रात 11, 10:30-11 बजे रात तक कोई एक मुलाकात के लिए नहीं आया। कभी कोई किसी ने नहीं पूछा कि आप भूखे हैं, क्या है, प्यासे हैं, कोई किसी ने
कुछ भी नहीं पूछा, जबकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से एक्टिव रहे हैं। हमें पता है कि जब अरेस्ट किया जाता है, जब डिटेन किया जाता है, तो कम से कम खाने पीने और नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, जो जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। यहां तक कि हमारे सदर साहब की गर्मी की वजह से वहां तबीयत भी बिगड़ी, और इस दौरान एसीपी साहब से 2 बार मीटिंग भी हमारी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी हम 6 बजे छोड़ देंगे, फिर कहा साहब 8 बजे छोड़ देंगे। इस दौरान हमारे सदर साहब की तबीयत भी खराब हुई, हम चीखते रहे, रोते रहे कि हमारे सदर साहब की तबीयत खराब हुई है, कम से कम इनको तो देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई पूछने नहीं आया। हाँ, एक एम्बुलेंस आई कि साहब आपको ले जाना चाहते हैं, तो सदर साहब ने ये कहा कि हम अपने कारकुनान को छोड़ करके नहीं जा सकते, आप पहले इन्हें रिहा कीजिए, उसके बाद हम अस्पताल जाएंगे। और फिर आपने ये सुना होगा कि 9:30-10 बजे के करीब हम लोगों की मेडिकल शुरू हो गए, सारे कागजात लिए गए, हम लोगों के आधार कार्ड वगैरह नाम लिखे गए, और ये सब करने के बाद जब एमएलसी की बात आई कि मेडिकल आप लोगों का होगा, तब हम लोगों ने तकरीबन ये मान लिया कि अब हम लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। और इसके बावजूद हमें अभी अंधेरे में रखा गया, हमें कहा गया कि आप पर सिर्फ जो है 188 जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि फिर हमें हवालात में रखा गया, और अभी तफसील और बताएंगे। हवालात में रखा गया और फिर पटियाला कोर्ट में दूसरे दिन हमें करीब 12 बजे पेश किया गया, फिर तिहाड़ जेल हमें भेजा गया। वहां की जो सख्तियां अभी राजीव रियाज साहब बताएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग 3 दिन हमारे जो सदर साहब हैं उनको रोहिणी जेल में भेजा गया 3 लोगों के साथ। हम 27 लोग जो है वो तिहाड़ जेल में रहे, और वहां क्या क्या रहा वो सब बताएंगे। फिर मंडे को, जैसा कि हमें पटियाला कोर्ट ने मंडे को फिर बुलाया था, और मंडे को हम लोग आए 9 बजे से, सुबह 9 बजे यानी 6 बजे हम लोग जेल से निकाले गए, और 9 बजे, और वो बस जो होती है वो भी कैसी होती है बहरहाल, तो 9 बजे से हमें यहाँ हवालात में रखा गया पटियाला कोर्ट हाउस में, और 5 बजे तक रखा गया। और फिर 8, साढ़े 8 बजे हम लोगों को परवाना जाता है कि आप लोगों को जमानत हो गई है, और इस तरह हम लोग 11 बजे रात में, पीर को मंडे को 11 बजे रात में तिहाड़ जेल से निकले। तो बहरहाल ये प्रोसेस रहा। और अब हम राजीव रियाज साहब से चाहेंगे कि वो बताएं कि किस तरीके से वो जेल में किस तरीके से सख्तियां रही। वो राजीव रियाज साहब। राजीव रियाज साहब हमारे प्रदेश के सचिव भी हैं जी, और हमारे साथ जेल में साथी भी थे। आप तमाम हजरात को जय भीम। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और उसी विरोध प्रदर्शन के लिए हम थाने गए थे, एसीपी साहब के बुलाने पर गए थे, और शांतिपूर्वक तरीके से 5 लोग थे, कुछ मुट्ठी भर साथी और वहां जमा हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके सख्त धाराओं में, गैर जमानती धाराओं पे हमें अरेस्ट करके और हमारे साथ सख्ती की गई, और जिस तरह के धार्मिक और जाति जुमले हमारे ऊपर कसे गए, तंज किए गए पुलिस के, तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दिल को तोड़ने वाला है। मुझसे ये कहा गया कि भाई आप तो राजीव प्रियदर्शी आपका नाम है, आप तो मुसलमान नहीं, आप यहाँ क्या, आप तो गलती से आ गए। नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रदर्शन करने आया हूँ। तो बोले ठीक है, आपके नाम पे आगे मोहम्मद लगा दिया जाए। मैंने लगा दीजिए, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बुद्ध का मानने वाला हूँ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद यही सिलसिला वहाँ जेल तक रहा। जेल तक जब हमारे साथी गए, वहाँ भी यही होता रहा कि जाति और जो धार्मिक जुमले हैं उनको पहले से जो शिनाख्त पता है कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन कौन आ रहे हैं। जेल में जाने के बाद अच्छी बात ये रही कि वहाँ जो कैदी थे वहाँ पे वो बड़े सहिष्णु थे, वो उनको जात धर्म में बटे हुए लोग नहीं थे। हालांकि वो चूंकि रिपीटर्स की जेल में हम लोगों को रखा गया, होना तो ये चाहिए था कि हमें जो है फ्रेशर्स की जेल में रखा जाए, लेकिन हमारे सदर साहब को, हम सारे हमारे साथियों को अलग अलग कर पहली बार 3 टुकड़ों में तोड़ा गया, और उसके बाद रिपीटर जहां दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके बीच में रखा गया, और हमारी जान पे खतरा था। लेकिन चूंकि हमारा सलूक ऐसा था, हमारा व्यवहार ऐसा था, हम लोग ऐसे थे कि बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। पानी के लिए तमाम दिक्कतें थी वहां पे, पानी उन कैदियों ने हम लोगों को अपने हिस्से का पानी दिया कि भाई आप लोग नहाइए, अपने हिस्से कपड़े दे दिए, भाई आप ये टी-शर्ट ले लीजिए, आप पहनिए। ये मुल्क जो है
इसी तरह से चलता आ रहा है, मोहब्बतों से चलता आ रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग, हर सेक्ट और सब सेक्ट के मानने वाले लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब एक आदमी घोड़ी पर बैठ के फोटो खींचता है गुजरात में दलित, तो उसको मार दिया जाता है। मूछ रखने पर राजस्थान में एक दलित को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पीएसी लगानी पड़ती है घोड़ी पे चढ़ने के लिए दलित दूल्हे को। तो आप ये समझिए कि आप किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं। क्या आप इसको जाति हिस्सों में और जातीय टुकड़ों में बांट के रखना चाहते हैं? धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं? धार्मिक आधार पर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी हमारे 2 पुलिस के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आए तो और हमसे कहने लगे भाई आपको तो इसकी इजाजत नहीं है। तो हमने कहा भाई क्या हम अपने घर में 10-20 लोग मिलेंगे तो उसके लिए हमें पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी? हम अपने घरों से निकलेंगे तो क्या पुलिस को इत्तला देनी पड़ेगी हम अपने घर से निकल रहे हैं? ये तो इंतहा हद हो गई पुलिस की जाती। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और तमाम जो हमारी केंद्रीय सरकार है उससे ये अर्ज करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तानी समाज है वो तमाम तरह के रंग, रूप, भाषा, जाति, जो तो हजारों जातियां यहाँ पाई जाती हैं, सब एक दूसरे से मिलकर हजारों सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। कितने लोग बाहर से आए, उनको यहाँ पे लोगों ने कबूल कर लिया। अब इसको जो है तोड़ा जा रहा है। सरकार मेरे ख्याल से इसमें कामयाब नहीं होगी। हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। खून हमारा एक है, हो सकता है किसी का मजहब, वक्त के साथ जबान, लिबास, खाना, मजहब ये सब बदलता जाता है। आप देखिए मिस्र की जो सिविलाइजेशन थी, आज कल क्या मजहब था, आज क्या है और आगे क्या होगा, ये वक्त के साथ बदलता रहता है। कुछ लोगों की नाइतफाकी भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये जाती मामला है, मेरा मानना है। तो इसको ऐसे जिस तरह से समाज एक धारा है, इसको बहने दिया जाए, इसको जिस तरह सख्ती से मोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत खतरनाक है। और जब आप सख्ती करते हैं, इस तरह की जीवन की धारा को आप मोड़ने की कोशिश करते, बहुतों ने किया, कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक, तारीख गवाह है इस बात के लिए, ना तो ये लोग कामयाब होंगे। मैं यही दरखास्त करता हूँ कि सबके साथ बराबरी की को उनका अधिकार दिया जाए, सबका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सरकारों में। और जो एक तरफा कार्रवाइयां हो, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, जो हुजूर के खिलाफ जो है बदजुबानी कर रहे हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। कार्रवाई मजलूम हमारे खिलाफ हो रही है। हमको आज तक बताइए कोई विज्ञापन देने गया हो और उसके खिलाफ इतनी सख्त धाराओं में जो है FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया हो, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। भाई हमने क्या जुल्म किया है? सिर्फ ये है कि हम दलित हैं, हम मुसलमान हैं, इसके अलावा क्या है? तो ठीक है, अगर आप हमको कुचलना ही चाहते हैं तो कुचलिए, लेकिन याद रखिए जुल्म की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है और हिंदुस्तान में अमन कायम होकर रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया राजीव रियाज भाई। हजरात, क्योंकि हम लोग अपने दफ्तर में, जो हमारा दफ्तर है AMIM का, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन चूंकि आप गर्मी देख रहे हैं और वो जगह थोड़ी छोटी थी, इसलिए सदर साहब ने कहा कि नहीं यहीं कर लेते हैं। तो आपको जहमत हुई, क्योंकि हमने वहाँ आप लोगों को मदऊ किया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं बहुत ही अदब के साथ जनाब सदर से गुजारिश करूँगा कि वो जो लीगल और वो सब चीज़ें उसे आप। मैं तमाम मीडिया के साथियों का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचे। ये मेरे लिए हौसला है। यकीनन आप लोगों की वजह से ही जेल में या पुलिस की जो अजियतें और जो सख्ती थी उसमें भी आपका हौसला हमारे साथ रहा। मेरे दोनों साथी डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब और राजीव रियाज साहब ने बहुत कुछ आपके सामने तफसील बयान कर दी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो कोई भी सरकार जो अपने अहंकार में पागल हो जाती है, वो फिर जुल्म पर उतर आती है, तो उसका खात्मा जल्दी होता है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो आराम से अपने बंगलों में ऐश से और इत्मीनान से सो रहे हैं,
और वो लोग जो हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको सख्त दफाओं में जेल के अंदर भेजा जा रहा है। ये कैसा युग आ गया? ये आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे भारत को ऐसा बना दिया? लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आम जनता को सच्चाई बताएं और सरकार को भी ये सच्चाई से रूबरू कराएं कि आपकी जो गलत नीतियां हैं, आपके जो गलत ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से जो ज्यादती बढ़ी, खास तौर से दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जो कानून की नहीं सुन रही है लेकिन अमित शाह की सुन रही है, जिसका एक अलग ट्रेंड है जो हमने आज तक अपनी 50 साल जिंदगी में नहीं देखा। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि कितने अमित शाह की पुलिस बैठी हुई है यहां पे। तो आखिर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाही में जी रहे हैं? क्या फांसीबाद की शुरुआत हो गई? तो ये बहुत सारे जो मुंहबाए सवाल हैं वो आप और हम सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे मुल्क को क्या हुआ। अब आते हैं हम उन बातों पर जिसके लिए आपको हमने मदऊ किया है, इनवाइट किया है। सवाल ये कि एक ऐसा देशद्रोह एक्ट जिससे मुल्क की छवि पूरी दुनिया में दागदार हुई, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पूरी दुनिया के शोरूमों से बाहर फेंके गए, मॉल से बाहर फेंके गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क को कितना नुकसान हुआ होगा। आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा और क्या देशद्रोह एक्ट हो सकता है? ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ जो सरकार में है पार्टी, उसने इतना तो किया कि अपनी सदस्यता से और उनकी पोस्ट से एक को सस्पेंड कर दिया और एक को एक्सपेल कर दिया। लेकिन ये देश किसी पार्टी के संविधान से नहीं चलता है, ये देश के संविधान से चलता है। आखिर देश के संविधान ने उनके खिलाफ क्या किया? वो देश का संविधान क्यों खामोश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? हमारा मुतालबा ये था कि आखिर जो देश का संविधान जो जिन धाराओं का मुतालबा करता है या इनवाइट करता है, उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई होगी। हमारा मुतालबा ये था कि आखिर ये जो दो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कब एक्ट करेगी, और एक्ट भी यूएपीए में क्यों नहीं कर रहे? जब मामूली बात पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाते हुए लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ सब धाराएं लग जाती हैं। यानी हम दिल्ली पुलिस की तमाम बातें मानते हुए जो उन्होंने हमसे कहा, एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट ने हमें 8:54 पे मुझे व्हाट्सएप किया है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। उसके बाद भी हमने मैनेज कर लिया और एसीपी ने हमसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए। वो तो अच्छी बात ये रही जिसको उर्दू में हुस्न इत्तेफाक कहते हैं कि मेरा उतरने से लेके और डिटेन होने तक सारा जो घटनाक्रम है वो कैद है, और उस आंख में कैद है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वो लाइव चल रहा था नेशनल टीवीज पे। उसके बाद देखिए हिम्मत, आप इसको कहते हैं फांसीबाद, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला घुटना। ये वाकया होता है 11:40-50 के बीच में और हमें डिटेन कर लिया जाता है। हम सिर्फ बाइट देते बस में बैठ जाते हैं, कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस झूठी एफआईआर रात को 9:30 बजे दर्ज करती है। वो तब हमारे ऊपर 6 धाराएं लगाती है, 186, 188, 147, 149, 353, 332। उसमें 2 353 और 332 नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। इन दोनों धाराओं में ये बात वाज़ेह करती है दिल्ली पुलिस कि इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट करी, इन्होंने 4 पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी और इतनी चोटें आई कि उनको एमएलसी भी करा दी। दिल्ली पुलिस ने उसकी एमएलसी डॉक्टरी भी करा दी। 9:30 बजे एफआईआर करके उसके बाद एमएलसी होती है उनकी। 12 बजे वो उनके साथ हादसा हुआ, वो 9:30 बजे तक हमारा किसी का इंतजार कर रहे थे वो। और उसके बाद हमें हवालात की जो सख्तियों में डाला है या जो जेल में है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूंगा। इसमें से कई चैनल वो थे जो मुझे लाइव दिखा रहे थे और उन्हीं के बेसिस पे हमारी जमानत भी हुई। हमने ये बात कही कोर्ट से कि देखिए साहब, हमारा सारा घटनाक्रम लाइव है, टीवी में कैद है, ये पुलिस झूठ कैसे बोल सकती है? लेकिन पुलिस की सख्ती कहिए या उसकी मजबूरी कहिए या उसके आका का दबाव कहिए कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हुए और हमें एक दिन हवालात में जो रखा, उसके बाद 3 दिन के लिए हमें जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया गया।
आप समझ सकते हैं 30 लोगों की जमानत कराने के लिए कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। 30 जमानती ढूंढने पड़ते हैं, 30 लोगों को के उनके कागजात ढूंढने पड़ते हैं, प्रिपरेशन होती है। हमें सुबह तक नहीं बताया गया कि इस धारा में आपको बंद है, वो तो कोर्ट में जाके हमें पता चला कि हम इस धारा में बंद है। उसके बाद जिस थाने में हमें रखा वो बैरिक ऐसी कि उसमें उस टॉयलेट की 10 साल से सफाई नहीं हुई, नीचे दरी बिछी हुई थी, उसमें इतनी मोटी मोटी चींटे जो काट रहे थे, हम सो नहीं सकते थे। हमने पूछा भाई ये इसका हाल क्यों है? बोले साहब ये आपको पता है ये कौन सी बैरक है? ये वो बैरक है पार्लियामेंट स्ट्रीट की जिसमें अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को कैद रखा था। हमने ये सुनते ही थोड़ा सुकून हमें मिला और हमने उसकी दीवारों को बोसा दिया कि ये वही क्रांतिकारी जगह है, भले से इन्होंने गंदा रखा हुआ है इसको, कि जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जुल्म का खात्मा किया था, इसलिए वो शहीद आजम कहलाए। और हमने बोसा लेके वो भूखे रहकर पूरी रात जाग कर ऐसी गुजारी, उन चींटियों को मारते मारते कभी इधर काट ले कभी उधर काट ले। उसके बाद हम सुबह जब कोर्ट में पेश हो गए और जब फिर हम पहुंचते हैं जेल में, मैं जेल के 2-3 वाक़े बता के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम ओपन कर देंगे। उसमें हमें जाते ही सबसे पहले एक हवलदार के सामने हम पेश होते हैं, बिल्कुल एंट्री जब लेते हैं, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का हमें लेके जाता है और जाते ही मुझसे कहता है भाई ये कौन? हमने वहां पे हाथ रख दिया उसके टेबल पे, बोले हटाइए हटाइए हाथ, दूर खड़े हुई है। बोले अच्छा ये वही है? बोले साहब कौन है? बोले ये वही है जो ओवैसी के आदमी है और नूपुर के खिलाफ वो कर रहे थे। बोले तुम्हें देख रहा, तुम्हें सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं हैरान, उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का सामने खड़ा हुआ है और दिल्ली का हेड, दिल्ली जेल का जो हेड कांस्टेबल है वो मुझसे ये कह रहा है। मैंने उनको कहा भाई हम संविधान के रक्षा के लोग हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वहां गए। उन्होंने कहा पता चलेगा आपको उनका, और वाकई पता चला हमें। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिपीटर्स, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के बीच में डाल दिया, जबकि कोर्ट जज जेल का ये मैनुअल है और कोर्ट के ऑर्डर है कि किसी भी फ्रेशर कैदी को आप ड्रेडेड क्रिमिनल के बीच में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां अक्सर चाकूबाजी, ब्लेडबाजी और गोलीबाजी चलती रहती है जेलों के अंदर, वहां उनकी गैंगवार चलती है, तो उसमें ना फंस जाएं। सबसे अफसोस तब हुआ कि जब हम एक राजनीतिक कैदी थे लेकिन हमें दुर्दांत अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। और उसके बाद जो तकलीफों का दौर शुरू हुआ, तीसरी मंजिल थी, ऊपर छत तप रही थी, कोई हवा का बस 4 पंखे थे 26 लोगों में, जिस बैरक में मैं था। खाने का तो ऐसा था बस उन्होंने डाल दिया आप खा लीजिए। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा आता था, दिन में 2 बार आता था, सुबह 1.5 घंटा सुबह छूटते थे, 1.5 घंटा शाम को छूटते थे। और उस पर भी सितम देखिए आप, हमारे पास एक जोड़ी कपड़े थे जो हम थर्सडे में अरेस्ट हुए, दूसरे दिन हम जो प्रोड्यूस हुए, रात तक हमें जेल जाने में लग गई। सैटरडे में उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मिलाई भी करवा देंगे और आपको हम अब 3 मिनट की कॉल भी करा देंगे। सैटरडे में हमसे कहा कि नहीं साहब हम आपको नहीं करा सकते। भी क्यों नहीं करा सकते? बोले हमें नहीं पता, ना मुझे सैटरडे को कॉल करने दी गई घर, ना संडे को कॉल करने दी गई, और न मेरे कोई मिलाई करने दी गई, न मेरे पास कपड़े आए। उन्हीं एक जोड़ी कपड़े में मैंने 4-5 दिन गुजारे। उसके बाद फिर हमें जो सबसे लास्ट में जो जुल्म किया हम पे, हमें सुबह 6 बजे उठाकर और मंडे को जो उसमें लाए पटियाला हाउस कोर्ट में, तो हमें वहां के एक लॉकअप में बंद कर दिया। बाहर पब्लिक हमें इंतजार करती रही, वकील इंतजार करते रहे, कोर्ट इंतजार करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें बाहर नहीं निकाला। इसलिए उनको डर था, क्योंकि कोर्ट ने हमारी बेल ग्रांट कर दी थी, फिर भी हमें जो है कोर्ट में पेश नहीं किया। तो हमारा सवाल ये है कि आखिर इस हमारे जो दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख थी, जिसको लोग स्वस्थ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर इसको आखिर किस चीज में तब्दील कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, ये है कि आखिर क्या मुल्क का ऐसा अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका मुस्तकबिल क्या हो। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वो आखिर ये 2 अपराधियों को क्यों बचा रही? वो ऐसा क्या उनके साथ मजबूरी है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाने निकलता है उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, और उनकी चाहने वाली एक अभिनेत्री का छज्जा टूट जाता है मुंबई में, तो बड़े बड़े लोगों की जो है सांसें रुक जाती हैं एक छज्जे में। और हम जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके पूरे पुश्तैनी घर तोड़ दिए जाते हैं। तो हमारा आप लोगों के थ्रू ये मुतालिबा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो हमारे बुजुर्गों की जो विरासत है, जो इस देश को सजाया है, जिस लोकतंत्र को उन्होंने स्वस्थ बनाया है, इसका जो गला घोट रही है, इसका गला घोटना बंद करे। ये जो दो लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उनका गुनाह तस्लीम करके उनको बाहर निकाला है, या कहे भारतीय जनता पार्टी के ये गुनाहगार नहीं है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून आखिर मौजूद है। दिल्ली पुलिस अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी अगर दिल्ली पुलिस यहां आ सकती है, तो आखिर उन्होंने तो इतना बड़ा जुर्म किया है कि देश के न सिर्फ मुसलमान बल्कि देश की कंपनियों तक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई वो कब करेगी? इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जो भी आपके सवाल होंगे हम उसके जवाब देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।